Hello, my dear students. Uh, I hope you all are doing well at your home during this pandemic COVID 19. So, I must say, stay home and stay safe. Today, we will be starting French Revolution, and this is first chapter of your ninth NCERT history book. So, let's get started. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवॉल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन होता है जब किसी एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई किसी देश में एक राजा का शासन है, तो राजा के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब जनता खड़ी हो जाती है कि जनता के लिए कुछ काम नहीं हो रहा, वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, एग्रीकल्चर में सरकार जनता का या किसानों का साथ नहीं दे रही है, तो उस समय क्या होता है जब जनता उस देश के या राजा के अगेंस्ट में विरुद्ध में खड़ी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिवोल्ट। सो इसमें हम आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में कि फ्रांस में जब रिवोल्ट हुआ तो उसका टाइम पीरियड क्या था और क्या क्या घटनाक्रम हुए, उसके रिवोल्ट के कॉजेज़ क्या थे। तो आज इस वीडियो में हम रिवोल्ट के कॉजेज़ पढ़ेंगे, किसके कारण हुआ ये रिवोल्ट। सो बाकी कॉजेज़ के बाद जो भी टाइमलाइन होगी नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये रिवोल्ट था क्या और किस वजह से हुआ। तो ये क्या था कि रिवोल्ट सबसे पहले 10 साल के टाइम पीरियड में हुआ, जिसको बोलते हैं 1789 से वो 1799 तक चला ये रिवोल्ट। उसके ये क्या था कि बहुत सारे कारण थे इसके। पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस भी हुए उस टाइम पे। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, सोशल मीन्स सामाजिक चेंजेस हुए। एंड उसका क्या हुआ, इन चीज़ों का सभी का हमारे मॉडर्न वर्ल्ड पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा कि 19 एंड 20th सेंचुरी पे, क्योंकि उस समय जो लोगों की सोच में बदलाव आया उसने आज के लोगों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव था कि लोग उस समय क्या सोचते थे और आज हमें इस टाइम पे इन सिचुएशंस पे, इन सर्कमस्टांसेस में हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मेनली क्या था इस रिवोल्ट के दौरान, सबसे पहले इस टाइम पे फ्रांस में 1789 में मोनार्की थी। मोनार्की मीन्स क्या होता है, जब किसी देश पे एक राजा का शासन चलता है तो उसको मोनार्क बोलते हैं, मोनार्की। तो इस साल के टाइम पीरियड में मोनार्की से फ्रांस किस में बदला, रिपब्लिक में। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। और उस टाइम पीरियड के चलते चलते फिर 1799 तक पहुंचते पहुंचते फिर से फ्रांस में मोनार्की आ गई। ठीक है, तो राजाशाही से गणतंत्र में बदला, फिर अगेन राजाशाही या डिक्टेटरशिप। और वो डिक्टेटरशिप किसके अंडर थी, नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा। तो उसके बाद देखते हैं, चलो ये आगे किस कारण से हुआ, कॉजेज क्या थे इसके। तो कॉजेज इसके मेनली 4 कॉजेज माने जाते हैं। बाकी कुछ 6 कॉजेज भी बता दी, वो माइनर कॉजेज थे, लेकिन मेनली हम ये 4 पढ़ेंगे, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण क्या थे इस क्रांति के, इस रिवॉल्यूशन के शुरू होने के। तो मतलब कि लोगों ने क्यों, जो राजा थे उसके विरुद्ध लोगों ने हथियार उठाए। तो इसका कारण देखो, राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण मीन्स वहाँ का शासन में क्या ऐसा बदलाव हुआ, वहाँ के सत्ता में क्या था कि जिसके कारण लोगों को हथियार उठाने पड़े। तो क्या था उस टाइम पे कि बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी। और वो उस बर्बन डायनेस्टी के जो भी राजा थे, जो भी किंग्स थे, वो सभी डेस्पोट्स थे। अब डेस्पोट किसको बोलते हैं, जब कोई राजा एकदम डिक्टेटर बन जाता है, उसके अंडर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, जो भी उसके मन में आता है वही करता है। अगर किसी को मरने का आदेश दे दिया जाता है बिना किसी कारण के, तो उसको मरवा भी सकता है। राजा की अगर इंडिविजुअल दुश्मनी, वो मरवा सकता है उसको। राजा को अचानक टैक्स बढ़ाने हैं तो टैक्स भी बढ़ा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता। और राजा के अगेंस्ट में कोई जाता है तो राजा उसको डेथ पेनल्टी दे देते हैं, मरवा देते हैं उसको। तो इसको बोलते हैं डेस्पोट्स। तो इसमें देखते हैं लुई 14 एक राजा था। तो इसका पढ़ते हैं, इससे पहले लुई 13 तक ये बहुत सारे चले थे, लेकिन उनका इस पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उनका नाम नहीं है। और तो आगे लुई 14 से पढ़ेंगे। तो लुई 14 ने 1643 से 1715 तक फ्रांस पे राज किया। तो ये क्या था, अब्सोल्यूट डेस्पोट। अब्सोल्यूट डेस्पोट मतलब बिल्कुल एकदम तानाशाह था ये, किसी की मानता नहीं था, अपने बस मन की ही चलाता था और अपने ही अकॉर्डिंग अपने देश में बदलाव करता था कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए हमारे देश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या रूल्स होने चाहिए। ये लोग, और क्या था, मंत्रिमंडल की नहीं मानता था, जो इसके अंडर फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंत थे जो इनके, तो उनके अंडर इसने पावर नहीं दे रखी थी। पावर क्या थी, पावर को इसने सेंट्रलाइज किया हुआ था। मीन्स एक सेंटर पे पावर जब इकट्ठा हो जाती है, और वो सेंटर क्या था, राजा, किंग लुई 14।
तो इसने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन पावर की, मीन्स सारी पावर ट्रांसफर होगी राजा के हाथ में, किंग के हाथ में। तो ये क्या इसने, और इसके टाइम पे क्या क्या इसने बहुत सारे वॉर्स भी लड़े इसने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। और उन वॉर्स के कारण अब फ्रांस क्या हुआ, डेट में एक बहुत बड़े कर्ज में डूबता चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था फ्रांस का रिवॉल्यूशन का, डेट। उसके बाद हम पढ़ते हैं लुई फिफ्टीन। लुई फिफ्टीन ने कहाँ से कब तक राज किया, 1715 टू 1774 तक। उसने क्या था, अब इसके टाइम पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक घटना हुई। क्या घटना थी वो, कि इसके टाइम पे 7 साल का एक वॉर हुआ, और वो 7 साल का वॉर किसके बीच में था, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। और इस वॉर में इंग्लैंड की जीत हुई। इंग्लैंड की जीत होने के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो अमेरिका की कॉलोनीज थी, कुछ कॉलोनीज मीन्स कुछ टेरिटरी होती है, एक पार्ट होता है, हम उसको सिटी बोल सकते हैं आज के टाइम के अगर हिसाब से देखा जाए तो। कुछ टेरिटरीज होती हैं, जैसे हमारे देश में यूनियन टेरिटरी बोल देते हैं हम, पौंडीचेरी, वो लास्ट में फ्रेंच टेरिटरी थी ये लास्ट तक। तो इसी तरह इंग्लैंड में अमेरिका की टेरिटरीज थी, अमेरिकन टेरिटरी, जिनको कॉलोनीज बोल देते हैं। तो इस 7 साल के युद्ध के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड ने उन अमेरिकन टेरिटरीज पे टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह फ्रांस ये वो हार गया था, इसमें डिफीट हुई थी फ्रांस की। और आफ्टर दिस डिफीट फ्रांस ने भी क्या किया, अपने लोगों पे टैक्स बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि हारेंगे तो एक 7 साल का युद्ध चला, तो 7 साल में हम सोच सकते हैं कि कितने एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी, फ्रांस की इकोनॉमी पर। तो इकोनॉमी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं युद्ध को लड़ने में। तो पैसे खर्च होंगे तो सरकार को या देश को या वहाँ के राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो टैक्स बढ़ाया, तो उस टैक्स इंक्रीज करने के बाद फ्रांस अगेन एक बहुत बड़े डेट में चला गया, कर्ज लेना पड़ा फ्रांस को बार बार, तो उस टैक्स की कंपनसेशन के लिए। तो इसके लिए, और बाद में इसको ये भी बोलते हैं कि लुई 15 था एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स शासक, अच्छा राजा नहीं था ये। उसके जो निर्णय लेता था वो, जो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, बिल्कुल भी अच्छे निर्णय नहीं ले पाता था। तो इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा लुई 16। लुई 16 74 टू 92 तक इसने राज किया। अब लुई 16 है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जिसका ये जो मेनली जिसको पढ़ेंगे हम, ये हमारा राजा बाबू है असली। तो देखेंगे हमारे राजा बाबू ने, लुई 16 ने क्या हुआ, इसके टाइम पे क्या हुआ। तो ये राजा एक्चुअली क्या था कि वेल इंटेंशन मीन्स किसी काम को करने में इसकी इंटेंशन तो अच्छी होती, मतलब अच्छे मन से करता कि उसका भाई ये एक गुड, एक अच्छा परिणाम निकलेगा इसका। बट क्या था, ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। अच्छे डिसीजन तो ले लेता था, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने के कारण इसको बोलते थे कि ये राजा बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं ले सकता। बोल्ड रिफॉर्म्स मीन हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आज हमें ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जैसे हमें टैक्स स्ट्रक्चर में अपने टैक्स बढ़ाने चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स लगता है उसको चलो 10% 20% कर देते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा एक चेंज आएगा। लेकिन ये ऐसा था कि बोल्ड रिफॉर्म्स लाने में सक्षम नहीं था, तो टैक्स नहीं बढ़ा पाता था एकदम से, कुछ सा काम करना वो नहीं कर पाता था, या कोई डिसीजन इसने ले लिया, कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई इसने पास किया तो उसको वापस लेता था ये। तो इससे इसको बोलते थे कि ये बैक ट्रैक कर जाता अपने डिसीजन से, या अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता। और एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था इस राजा के अच्छा काम नहीं करने का, कि इसकी जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रियन थी। एक ऑस्ट्रिया कंट्री है यूरोप में, जैसे यूरोप का कंट्री फ्रांस है, ऐसे ही ऑस्ट्रिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया, इसकी वाइफ क्या थी, ऑस्ट्रियन थी, मैरी एंटोइनेट। अब वो इसकी बहुत बड़ी बैड एडवाइज़र थी। अब वो क्या थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया की थी तो वो भी फ्रांस के इतने नहीं सोचते थे, तो वो राजा को, किंग को ऐसी सलाह देती थी, ऐसी एडवाइस करती थी कि आप ऐसे काम कीजिए तो यहाँ ऐसा हो जाएगा। और वो हमेशा क्या होते थे, इसके डिसीजन हमेशा गलत साबित होते थे। तो यही होता था उस टाइम पे, इस राजा के टाइम पे। दूसरा क्या था कि इसके बाद थर्ड रीज़न इसका क्या था, फेल्योर का इस किंग का, कि इसके टाइम पे फ्रांस और अमेरिका में, सॉरी, इंग्लैंड एंड अमेरिका के बीच में वॉर हुआ। और इंग्लैंड अमेरिका के बीच जो वॉर हुआ उसमें फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, जो उससे पहले 7 साल का जो वॉर हुआ था, 7 ईयर वॉर्स में फ्रांस की डिफीट हुई थी, उस डिफीट का, उस हार का बदला लेने के लिए, ये शो करने के लिए कि हम अमेरिका को सपोर्ट करें।
इंग्लैंड को ये शो करने के लिए, इंग्लैंड को शर्मिंदा करने के लिए कि हम इसमें अमेरिका का सपोर्ट करेंगे आपको हराने के लिए। तो अमेरिका को सपोर्ट किया। अब सपोर्ट में क्या हुआ, सपोर्ट करने में इसको अमेरिका की तरफ से भी कुछ पैसे नहीं मिले, ऐसा कुछ बड़ी अमाउंट नहीं मिली। अब अमाउंट नहीं मिलेगी और हम किसी दूसरे देश को उसके वो में सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसमें भी फर्दर बहुत पैसा खर्च होता है। तो उसके बाद फर्दर फिर फ्रांस एक बहुत बड़े डेट में चला गया। तो ये इनके क्या हुआ, ये जो बर्बन डायनेस्टी थी इनके टाइम में, इनकी किंगशिप में फ्रांस एक बहुत बड़े डेट में चला गया। तो मेनली इसके बाद पढ़ते हैं हम, ये देखो इस राजा का वर्साइल पैलेस बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा। इस वर्साइल पैलेस में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये 100 एकर्स में फैला हुआ है ये वर्साइल पैलेस इसका। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पेरिस सिटी है। पेरिस सिटी यहाँ पे बीच में है और पेरिस सिटी के बाहर यहाँ पे वर्साइल पैलेस है। तो राजा हमेशा सिटी से बाहर अपने पैलेस, अपने महल बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि सिटी में उस टाइम पे भीड़ बहुत होती, वहाँ पे मज़दूर लोग रहते थे, आर्टिसंस रहते थे, फैक्ट्री वर्कर्स भी रहते थे और ट्रेडर्स भी वहीं सिटी में होते। तो भीड़ बहुत होती थी और राजा हमेशा एकांत में बाहर, सिटी से बाहर रहना पसंद करते थे। तो इसलिए उनका ये वर्साइल पैलेस सिटी से बाहर था। और इसमें आप देखेंगे ये ग्लास गैलरी है, बहुत ही ग्रैंड, बहुत भव्य पैलेस था ये। इसमें इसकी मेंटेनेंस में ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। और ये राजा हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ जीते थे, बहुत ही लेविश लाइफ जिसको बोलते हैं हम, विलासिता से भरी हुई लाइफ। तो इसका कारण ये भी था कि राजा अपने महल पे ज़्यादा खर्च करते, अपने ऊपर पैसे खर्च करते थे और इनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं थी एक्चुअली चल क्या रहा है जनता में, किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इस रिवोल्ट का। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका हम सोशल कॉजेज़ की, मीन सामाजिक कारण क्या थे इस रिवॉल्यूशन के पीछे। अब इसमें क्या था कि उस टाइम सोसाइटी की बात करते हैं, फ्रांस में सोसाइटी कैसी थी। तो उस टाइम पे सोसाइटी 3 पार्ट्स डिवाइड थी मेनली फ्रांस की। अब 3 पार्ट्स क्या थे इसके हम पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्या था, मेनली चर्च आता था, चर्च के प्रीस्ट बोल सकते हैं हम, जो फादर बोलते हैं, बिशप्स बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेट में ये आता था, जैसे ये प्लेस, इसके इनके फादर होते हैं चर्च के या बिशप, ठीक है। तो ये होते हैं बिशप, क्या क्या होता है, फादर की तरह ही एक चर्च में एक पोस्ट होती है, इसको बिशप बोलते हैं। और इसमें प्रीस्ट भी होता था। तो ये थे, इनकी पॉपुलेशन क्या थी फ्रांस में, 1 लाख कि टोटल चर्च में कितने लोग होते हैं, उनके फादर्स और उनके फॉलो करने वाले जो होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, बिशप्स, प्रीस्ट। पॉपुलेशन टोटल इनकी थी 1 लाख फ्रांस में। अब इन चर्चेज को, जितने भी चर्च थे, उनको 10% ऑफ टोटल फ्रांस लैंड इनको ऑथोराइज की हुई थी कि फ्रांस की जो टोटल ज़मीन है उसकी 10% ऑथोराइज टू चर्चेज। सेकंड स्टेट में आते हैं हम। सेकंड स्टेट में क्या थी, नोबिलिटी बोलते हैं इसको हम। यहाँ इनके लोगों जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको नोबिलिटी, नोबिलिटी में क्या आते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जिनको राजा के सामंत बोलते हैं, राजा का मंत्रिमंडल। तो ये भी बड़े लोग होते थे, छोटे कॉमन मैन की तरह नहीं थे। इनकी पॉपुलेशन 4 लाख थी और इनको 25% लैंड ऑथोराइज थी टोटल फ्रांस की लैंड की। उसके बाद थर्ड स्टेट की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेट जो है, ये इसके जो लोग हैं यहाँ पे, ये मेनली ये मेन कॉज हैं इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अब इसमें कौन है, इसमें कॉमन मैन आता है, फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं। आर्टिसंस कौन लोग होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो हाथ का काम करते हैं। उसमें जैसे मेनली लोहे का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, कारपेंटर्स लोग हैं। तो इस तरह के लोगों को आर्टिसन बोलते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री क्या थी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा था, इंडस्ट्री भी बूम पे थी। तो फैक्ट्री वर्कर्स थे, ट्रेडर्स, व्यापारी थे, लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब थे इसमें। तो थर्ड स्टेट था। इसमें चर्च को छोड़ के और राजा के मंत्रिमंडल, फ्यूडल लॉर्ड्स को छोड़ के जो भी कॉमन मैन में, जो भी गरीब लोग, अमीर लोग बचे हैं, सब थे। इसमें हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेट में मिक्सचर था एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड लोगों का, कि दोनों तरह के लोग थे इसमें। और इनकी पॉपुलेशन क्या थी, टोटल वही पॉपुलेशन जो फ्रांस की थी उससे थोड़ी सी कम लगा सकते हैं। फ्रांस की उस टाइम पे अराउंड बोलते हैं कि 2.8 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसमें अराउंड 2.7 करोड़ या 2.5 करोड़ थर्ड स्टेट के लोग थे। तो ये टोटल 95% थी फ्रांस की पॉपुलेशन की। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी बताते हैं कि 2.2 करोड़ से लेकर 2.8 करोड़ तक कुछ भी फिगर हो सकता है इसका, तो एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये हम इसको चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट
हम देखते हैं आ, कुछ इसका टैक्स के बारे में पढ़ते हैं कि टैक्स किस तरह से इन पे लेवाई किया जाता था। तो एक चीज आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि होल ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर वाज लिवाइड ऑन द थर्ड स्टेट। कंप्लीट टैक्स स्ट्रक्चर थर्ड स्टेट बेस्ड थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से कभी कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इनफैक्ट ये बड़े लोग थे, चर्च था, चर्च के पास भी काफ़ी पैसे होते हैं, और सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थी, राजा मंत्रिमंडल फ्यूडल लॉर्ड्स, हाँ उनके पास भी काफ़ी पैसे होते हैं, लेकिन उन पे कभी कोई टैक्स लेवाई नहीं किया गया। तो ओनली थर्ड स्टेट वाज लाइबल टू पे टैक्स। तो इसमें क्या था, और वो इनफैक्ट गरीब लोग भी होते थे इसमें, लेकिन फिर भी उनको टैक्स भरना पड़ता था। और जो ये मैंने को बहुत ये पहले ही बताया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग एक लेविश लाइफ स्टाइल जीते थे, जिसमें नोबिलिटी भी आ गई थी, चर्च भी आ गया था, राजा का पूरा जो पैलेस के लोग भी थे वो भी आ गए थे, एक लेविश लाइफ स्टाइल जीते थे उस टाइम पे। और फ्रांस का जो कल्चर था, जो उस समय वहाँ का और ट्रेडिशन था, वो भी बूम पे था। बूम पे कैसे था कि उस टाइम एजुकेटेड लोगों का टाइम आ गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, तो लोगों के रहने का तरीका भी बढ़ रहा था। तो उसमें भी लोग काफ़ी पैसा एक्सपेंडिचर काफ़ी होता था उस चीज़ों में। तो उसमें भी फ्रांस के पैसा बहुत जा रहा था। थर्ड स्टेट जैसे ड्राउनिंग इन वेरियस टैक्सेस की, बहुत सारे टैक्स में डूब रहा था थर्ड स्टेट। एजुकेटेड मिडिल क्लास, हाँ तो वहाँ पे अब उस टाइम पे क्या कि जो मिडिल क्लास थी वो एजुकेट हो रही थी। ये 18th सेंचुरी की हम अगर बात करें तो, हाँ तो लोग पढ़ लिख रहे थे। अब उस क्लास को क्या बोलते हैं, ये एक फ्रेंच वर्ड है बुर्जुआसी, ये BOURGEOISI, बुर्जुआसी बोलते हैं। जो ये टर्म है, ये फ्रेंच टर्म है। इसको इंग्लिश में, वैसे इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ फ्रेंच टर्म। तो उस टाइम देखेंगे अर्बन वर्कर्स, पुअर कंडीशन। अब वर्कर्स क्या थे, हम आजकल बोल देते हैं रूरल वर्कर्स, गांव के वर्कर होते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि फ्रांस में जो पेरिस उसकी आज के टाइम पे कैपिटल है, तो पेरिस उस टाइम भी सबसे बड़ा सिटी होता था फ्रांस में। तो वर्कर्स कहाँ रहते थे, सिटी में रहते थे, भीड़ में। और राजा जो बड़े लोग थे वो रहते थे सिटी से बाहर। तो उनकी भी पुअर कंडीशन थी, काफ़ी पुअर कंडीशन। ऐसे भुखमरी काफ़ी फैली हुई थी उस टाइम पे, क्रॉप फेलियर होता था, फेमाइंस होते थे। फेमाइंस मीन्स बाढ़ आ जाना, कभी कभी सूखा पड़ जाना, तो इस तरह के क्रॉप फेलियर, फसलों की बर्बादी होती थी इस वजह से। तो वो भी अच्छी नहीं हो पाती थी, तो वो भी कारण था। तो और इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज को हम बोलते हैं दिस वाज द मेन ट्रिगरिंग कॉज बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैसे था, क्योंकि मेन कोज ये इसलिए था, पैसे की कमी होने के कारण ही फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। पैसे की कमी हुई तो मिडिल क्लास के पास या लोअर मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आएंगे तो लोग भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे तो लोग, जब बोलते हैं ना कि पेट का सवाल होता है तो सब कुछ कर सकता है आम आदमी। तो उस समय आम आदमी भड़का, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा फूट पड़ा। वो आए राजा के खिलाफ, राजा के महल को भी उन्होंने, हम आगे पढ़ेंगे, वर्साइल पैलेस को भी घेरा उन्होंने। तो इकोनॉमिक कोज को बोलते हैं मेन कोज। अब मेन कोज कैसे था कि फ्रांस में 1700 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी, 2 करोड़। उसके बाद 1789 में, अराउंड 90 ईयर्स लेटर, फ्रांस की पॉपुलेशन हुई 2.8 करोड़ के आसपास। तो नियरली 80 लाख का इसमें इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में। और पॉपुलेशन 80 लाख का इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी वहाँ पे। रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों की, खाने पीने का सामान कम होगा, लोगों के पास लैंड कम होगी, और वेरियस जो फैसिलिटी हैं वो कम मिलेगी लोगों को। तो उस तरह से इकोनॉमिक बर्डन आया देश पे। तो इकोनॉमिक बर्डन क्या था, और राजा को ये फील होता नहीं था इकोनॉमिक बर्डन, हो तो अपनी विलासिता से अपने लेविश लाइफ स्टाइल जीते थे महल के अंदर। तो उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं था कि कॉमन मैन किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, एक आम आदमी। तो ये एक रीज़न था। दूसरा, बहुत सारे वॉर्स लड़े जा रहे थे उस टाइम पे बर्बन डायनेस्टी के द्वारा, तो उसमें हाई डेट आ गया उस पर। और इसका डेट का आप अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं, कर्ज का, जो फ्रांस का टोटल बजट था उस टाइम पे, उसका आधा बजट सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता था। सिर्फ कर्ज को चुकाने में, इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी कितना बड़ा कर्ज होगा कि आधा एक जो बजट होता है एक देश का, वो सिर्फ उस देश के कर्ज चुकाने में चला जाए। तो ये था। उस टाइम पे बताते हैं कि हार्श विंटर, मतलब सर्दियाँ ऐसी पड़ी थी 1789 में, एक साल की बात है, कि कम्प्लीटली क्रॉप फेलियर हो गया था उस टाइम पे। फसलें बर्बाद हो गई सर्दी की वजह से, इतनी हार्श विंटर थी, बहुत सारा सब कुछ बर्फ में दब गया था, फसलें बिल्कुल नहीं हुई, भुखमरी हुई, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंग्री पीजेंट्स एंड कॉमन पीपल, खाने के लिए कुछ नहीं हुआ। एंग्री पीजेंट्स उनको बोलते हैं जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं,
वर्कर्स बोल सकते हैं उनको, डेली वर्कर्स बोल सकते हैं, और एग्री फार्मर्स हो सकते हैं उनको पेजेंट्स बोलते हैं, जो खेतों में काम करते हैं। तो उनमें लोगों में गुस्सा बहुत हुआ आम आदमी के अंदर। तो आम आदमी के अंदर गुस्सा होगा तो वो रिवोल्ट करेगा किंग के अगेंस्ट। तो ये था इंटेलेक्चुअल कॉज। इसके आगे हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल कॉज में क्या था कि उस टाइम पे 1789 या 18th सेंचुरी में बोल सकते हैं कि एजुकेटेड लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी थी, लोग पढ़ने लिखने लगे थे। यूनिवर्सिटी उस टाइम पे आई थी, वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो लोग पढ़ने लिखने लगे थे। पढ़ने लिखने लगे लोग, तो क्या होगा, उनको उनके राइट्स का पता चलेगा कि उनके लिए अगर किंग ने ये लॉ बनाया तो ये उनके अगेंस्ट है या उनके फेवर में है, और राजा ने कुछ टैक्स लगाए हैं किंग ने तो वो उनके अगेंस्ट में है या उनके फेवर में है। तो अगर किंग ने ये लॉ बनाया या ये उन्होंने कुछ राइट्स दिए हैं तो ये हमारे लिए अच्छे हैं बुरे हैं। तो लोग बोलते हैं कि पढ़ते लिखते हैं तो उनको सब कुछ पता चल जाता है कि उनके लिए क्या अच्छा हो रहा है सोसाइटी में और क्या बेकार हो रहा है। तो लोगों को पता चलने लग गया, पढ़ने लगे थे लोग। वेरियस फिलोसफर्स आए थे उस टाइम पे, रैशनल थिंकिंग डेवलप हुई थी लोगों में। रैशनल थिंकिंग मीन्स लोग अगर कुछ भी होता है तो लोग उसके पीछे रीज़न ढूंढते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि ये रिवोल्ट हुआ, उसको बोलते हैं रैशनल थिंकिंग। वेरियस थिंकर्स आए, फिलोसफर्स, जॉन लॉक, जीन रसो। जीन रसो ने क्या बात बोली, पीपल सोवरेंटी। और सोवरेंटी क्या होती है, जब हमारे अधिकारों के ऊपर, हमारे राइट्स पे, हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर का काम नहीं हो, उसको बोलते हैं हम सोवरेंटी। संप्रभुता इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है कि हमारे राइट्स को छीना नहीं जाए। जो हमारी पावर्स हैं, स्पेसिफाइड पावर्स, स्पेसिफाइड ह्यूमन राइट्स दिए जाएं लोगों को। तो ये उसने बोला था कि पीपल सोवरेंटी, लोगों को राइट्स दिए जाएं। इमैनुअल कांट, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, ये सारे फ्रेंड्स थे, मोंटेस्क्यू एंड वोल्टेयर। और मोंटेस्क्यू ने क्या बोला, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। उस टाइम पे क्या था कि चर्च और स्टेट जो देश था वो मिक्सअप थे, उनकी पावर्स में डिवाइडेशन और डिवीजन पावर नहीं था उस टाइम पे। राजा के पास कुछ अधिकार होते थे कि चर्च में क्या चीज़ें की जाए, क्या चर्च का बजट क्या हो, चर्च को कितने पैसे दिए जाएं। तो ये भी काफ़ी हद तक राजा के हाथ में होता था। तो मोंटेस्क्यू ने क्या बोला कि चर्च को और जो स्टेट है, किंगशिप है, उसको सेपरेट किया जाए, कि स्टेट चर्च में कुछ भी नहीं कर सकता, कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। वोल्टेयर ने ये बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की लोगों को बोलने की आज़ादी दी जाए। उनको ये नहीं कि अगर वो राजा के अगेंस्ट बोल जाते हैं तो आप उनको डेथ पेनल्टी दे दोगे, आप उनको फांसी पर लटका दोगे, ये नहीं होना चाहिए। तो वोल्टेयर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, ये यहीं से ये का बेस था कि लोगों के पास ह्यूमन राइट की बात आगे उठी थी। तो ये था। और उसमें लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि जैसे राजा है तो राजा को ये अधिकार किसने दिया, जैसे पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन द किंग्स राइट टू रूल, कि राजा को किसने अधिकार दिया हमारे ऊपर रूल करने का, हमारे ऊपर रोब जमाने का। कि भगवान ने तो राजा को बना के नहीं भेजा कि एक राजा आएगा और वो एक कॉमन मैन के ऊपर अपना दबदबा रखेगा। तो भगवान ने तो उसको नहीं बना के भेजा होगा, तो वो राजा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर सोसाइटी में बात चलने लगी, तो लोगों को अधिकारों का पता चला। रोल ऑफ कैथोलिक चर्च, अब जो चर्च थे उनको भी अपने रोल का, अपने अधिकारों का पता चलने लगा, क्योंकि उसने बात की थी मोंटेस्क्यू ने, कि बताया आपने कि उसको चर्च को और स्टेट को सेपरेट करने की बात की। तो चर्च के भी कुछ स्पेसिफाइड राइट्स दिए जाने चाहिए। फिर उस टाइम पे क्या है कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो गई थी, तो न्यूज़पेपर छपने शुरू हो गए, वेरियस बुक्स छपनी शुरू हो गई, जिसमें लोगों को बताई जाती थी, लोगों को अवेयर किया जाता था कि आपके पास ये अधिकार होने चाहिए, आपको ये काम करने चाहिए। तो जब लोग पढ़ते लिखते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, पढ़ने लिखने वाले लोग कभी दब के नहीं रह सकते। तो मेन रीज़न ये भी था कि प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद लोग न्यूज़पेपर्स, वेरियस मैगजीन्स, बुक्स पढ़ने लग गए, तो लोगों को पता चला कि हम अब राजा के अंदर दब के नहीं रहेंगे। तो सलोन डिस्कशन होता था। सलोन डिस्कशन मीन ये आप देखेंगे इसमें कि जैसे एक बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है यहाँ पे। तो सलोन डिस्कशन क्या होता है कि उस समय फ्रांस में, फ्रांस में क्या, यूरोप में ही होता था, एक बहुत बड़ा हॉल होता था और उसमें एक भीड़ होती थी लोगों की, उसमें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों लोग होंगे। और जिसको पढ़ना आता है वो न्यूज़पेपर लेके और लाउड वॉइस में उस न्यूज़पेपर को रीड करेगा। रीड करेगा तो जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो सुनेंगे और उनको भी, वो भी अवेयर होंगे कि क्या सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है। तो करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशंस के बारे में पता चलेगा लोगों को। तो इसको सलोन कल्चर बोलते हैं, जो उस समय यूरोप में था। एक लोग, कोई एक
पर्सन अखबार पढ़ेगा और बाकी लोग उसको सुनेंगे और डिस्कशन भी होगा। ये नहीं कि लोग एक पढ़ रहा है एक सुन रहे हैं, डिस्कशन भी करेंगे उसके बाद में वो कि क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राजा ये काम कर रहा है, वो किंग ने ये काम किया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये होता था। तो आज हमने क्या पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे मेजर कॉजेज थे वो पढ़े हमने। बाकी नेक्स्ट उसका टाइमलाइन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको सबको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को आप एक सिंगल गो में देखें, ब्रेक करके देखें, 10 मिनट का आपने देखा, फिर 10 मिनट का देखा, कुछ काम करने चले गए। आई रिक्वेस्ट कि आप इसको पूरा एक सिंगल गो में इस वीडियो को देखें और आप पूरा अच्छे से इसको एनालाइज करके इस वीडियो को और कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो आपको मैक्सिमम आप इसमें से समझ सकते हो। और इसके बाद अगर आप चैप्टर पढ़ोगे बुक से, एनसीईआरटी बुक से, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं। टिल देन बाय बाय।